बेटे आज हम अपना सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं. इट इज़ अबाउट मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. राइट. मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो मोशन ही हमने डिस्कस करना है सिस्टम में. तो सिस्टम हमें पता है कैसे बना हुआ है. इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो सबसे पहले हमने डिफाइन करना है व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास, which is we have already discussed in our graduation level. Center of mass lies, also called center of gravity. right. Suppose मेरे पास ये स्पेस में पॉइंट दिया गया है. ठीक है. एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, देन इट इज़ जेड एक्सिस. राइट. तो उसके अलग अलग पार्टिकल से बॉडी बनी हुई है. तो हर एक पार्टिकल की कोई ना कोई पोजीशन तो होएगी ऑब्वियसली. तो सपोज P1 इज़ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल. ठीक है. तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, x1 y1 z1. सिमिलरली P2 भी अनदर पोजीशन. कंपोनेंट्स क्या आएंगे, x2 y2 z2. सिमिलरली Pn अनदर पॉइंट nth लेवल पे. इफ़ द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स xn yn zn. तो सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, एक्स वाई जेड के साथ हम उसको डिनोट करेंगे. तो किस तरह से हमने पोजीशन वेक्टर लिया है जी का, आर के साथ हमने इसको डिनोट किया है. वो कैसे आएगा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मासेस इनटू देयर पोजीशन वेक्टर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द मासेस. समेशन ऑफ ऑल मासेस मीन्स बॉडी का टोटल मास क्या आएगा, समेशन एम आई. तो वो कैसे बनेगा, सारे पार्टिकल्स का सम अप करके. फॉर एग्जांपल कि जैसे ये बुक है. राइट. तो इसका वेट कैसे बना है, दिस पेज प्लस दिस पेज वेट प्लस दिस पेज वेट एंड सो ऑन. तो ये जो इसकी सारे पार्टिकल से मिलके ये बना है, तो हर एक का इंडिविजुअल वेट भी तो है. ठीक है. तो टोटल मास कैसे आएगा, इन सारे का समेशन करके. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, इट पेन हैज़ डिफरेंट पार्टिकल. जो तो पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं, उनके वेटिस जो है वो भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे. सपोज रिफल का वेट जो है वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा. राइट. इसको हमने जो फ्रंट क्लोजिंग पार्ट है वो भी तो एक पार्टिकल ही है. ठीक है. मेड अप ऑफ पार्टिकल. इसका वेट जो है वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा. तो बॉडी जो बन रही है वो कैसे बन रही है, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स. राइट. तो हर एक पार्टिकल का अपना इंडिविजुअल मास तो होगा ही. तो जब सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, समेशन एम आई आर आई ओवर समेशन एम आई. अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने कंपोनेंट एक्स आई ले लेना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई आई आ जाएगा और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड आई आ जाएगा. दैट इज़ इट. तो कुछ रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. जस्ट हम अब उनको रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे ताकि जब भी क्वेश्चंस में कोई ऐसा रिज़ल्ट यूज़ हो तो हम इमीडिएटली उसको अप्लाई कर पाएँ. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ़ द ओरिजिन ऑफ आर रेफरेंस सिस्टम इज़ एट द सेंटर ऑफ मास विच मीन्स दैट आर वेक्टर इज़ ज़ीरो. यही मीनिंग हुआ ना इसका, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही लाई कर रहा. तो आर वेक्टर जो है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया. अगर आर ही ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इंटू समथिंग तो ज़ीरो ही आ जाएगा. तो सिर्फ क्या चीज़ आएगी, समेशन एम आई आर आई इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर दैट सिस्टम. किस सिस्टम के लिए, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वही क्या बन जाता है, सेंटर ऑफ मास. कहने का मतलब इफ़ जी coincides with O, then we get this equation. Location of the center of mass is independent of the reference frame used to locate it. Center of mass of a system of particle depends only on the masses of the particle and not position of the particle relative to one another. ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता. किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन द मासेस ऑफ द पार्टिकल. पोजीशन जो है उनकी एक दूसरे के रिलेटिव कुछ भी हो सकती है. मासेस के अकॉर्डिंगली हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा. अगर हमारा कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम है
तब हमने समेशन की जगह पे क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मेरे पास डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, समेशन। इफ़ कंटिन्यूअस बॉडी देन सेंटर ऑफ मास इज डिनोटेड विद आर इज इक्वल टू 1/m। m क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम आ गया। इंटेग्रेशन ऑफ ऑल द पोजीशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन मासेस, राइट, dm। वहाँ पे समेशन mi लिखा था ना, तो समेशन किस में चेंज हो गया है, हमारा इंटीग्रेशन में अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर वही चीज़, इफ़ सिस्टम इज़ कंसाइडिंग विद द सेंटर या ओरिजिन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू ज़ीरो, इट विल बी ज़ीरो। इंटेग्रेशन ऑफ RI/dm विल बी ज़ीरो फॉर दैट बॉडी। This integral and the corresponding summation is called first moment of mass of the system also, right? तो कहता है इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अगर एम आर निकालना हो तो वो कैसे आएगा, m1r1 प्लस m2r2 सो ऑन m1r1, राइट। तो अगर मैंने इसमें चेंजेस देखनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डिफ्रेंशिएट कर दूंगे मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और तो कुछ नहीं है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बी वेलोसिटी। एम वी इज इक्वल टू m1r1 डॉट आना था बेटे यहाँ पे, r2 डॉट, r3 डॉट, सो ऑन rn डॉट, राइट। dr1/dt था ना, तो r1 डॉट dr/dt मीन्स r2 डॉट एंड सो ऑन लाइक दिस, where v is velocity of the center of the mass of। सिमिलरली अगर हमने वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकालनी है तो फिर से मैं क्या करूँगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv/dt चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बी एक्सेलरेशन। इसके ऊपर डबल डॉट्स आ जाएंगे, ये भी क्या बनेंगी, एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इस पार्टिकल की एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ए क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ सिस्टम। इफ F1, F2, so on, Fn are the forces acting on the particle of masses m1, m2, mn, then this result will be, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बनेगा, फोर्स का कंपोनेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का कंपोनेंट। तो ये सारे कंपोनेंट किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, F1 प्लस F2 सो ऑन Fn वेक्टर। तो टोटल मास ऑफ द ग्रुप ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल आएगा, वेक्टर सम आ रहा है किसका, सारी फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं ग्रुप ऑफ दोस पार्टिकल, तभी मूव कर पाएंगी। अगर कोई फोर्स अप्लाई होएगी तभी तो पार्टिकल जो है वो मोशन में आ पाएंगे। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, एज द इंटरनल फोर्स अकर इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर, so the contribute nothing to the sum, we can write therefore कि फोर्सेस में भी हमने कौन सी फोर्सेस लेनी है, जो एक्सटीरियर फोर्सेस आ रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस आ रही हैं। क्योंकि जैसे ये पेन है, ये अपनी जगह पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, इंटरनल फोर्सेस तो इसके अंदर भी है तभी ये बाइंड हुआ पड़ा है। अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगी ओनली देन इट विल मूव, राइट। तो फोर्सेस में भी कौन सी फोर्सेस हैं जो मोशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंटरनल नहीं आएंगी, कौन सी आएंगी, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगी। EXT मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इक्वेशन H वेक्टर इज समेशन ऑफ T, राइट। It will hold only for inertial coordinate system but also for coordinate system which are moving with center of mass. If motion is described relative to points other than center of mass, the result in the above theorem become more complicated. तो अभी हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे जब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो H हमारे पास क्या है, T क्या है, T का स्टैंडर्ड मीनिंग है काइनेटिक एनर्जी है, H मोमेंटम है और क्या है, लीनियर मोमेंटम है, राइट। तो हम इसको प्रूफ भी करेंगे अभी। तो G क्या था हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी था।
तो ये रिलेशन हमने लर्न कर लिया। ये पहले वाला ही पॉइंट है, उसको इन्होंने रीराइट करके लिखा है। आर वेक्टर कैसे आएगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई ओवर समेशन एम आई, राइट। तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हमने कहते लिखना हो तो वी कैन राइट एज आर बार इज इक्वल टू समेशन एम आर वेक्टर ओवर समेशन एम। तो समेशन एम को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो इसको अगर मल्टीप्लाई इधर कर दें तो एम आर बार आना था बेटे, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा ना। एम आर बार इज इक्वल टू समेशन एम आर वेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने लर्न करना है, राइट। लीनियर मोमेंटम, आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट लीनियर मोमेंटम। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो सारे हमारे पुराने ही थे। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, वो कैसे आएगा, ये हमने निकालना है। व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम। तो हमें पता है डेफिनेशन ऑफ सिंपली मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो मोमेंटम को अगर हम p के साथ डिनोट करें तो मास, क्योंकि इंडिविजुअल बॉडीज़ का आ रहा है, सभी का आ रहा है, तो समेशन एम आई की फॉर्म में लिखेंगे। वेलोसिटी को हम किसके साथ डिनोट करेंगे, आर डॉट के साथ, राइट। अगर हमने मास को m के साथ अभी डिनोट किया है और वेलोसिटी को r डॉट के साथ, जनरल डेफिनेशन अभी हमने की है, ठीक है। अभी हमने ऊपर एक रिजल्ट पढ़ा कि कैपिटल M इंटू आर बार, ये सेंटर का है ना पोजीशन वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू समेशन, किसका समेशन है, एम आर वेक्टर का, राइट। तो अगर हम इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बनेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैपिटल एम आर बार डी बाई डी टी ऑफ समेशन एम आर वेक्टर। तो मेरे पास रिजल्ट किस टाइप का आएगा, एम एज इट इज़, क्योंकि वो कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन इसकी होएगी डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी का मीनिंग क्या हुआ बेटा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी आर बाई डी टी, इट विल बी वेलोसिटी, राइट। और इधर लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा मेरा, कैपिटल एम कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर बार डॉट। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या है बेटे मेरे पास, मास इनटू वेलोसिटी इज व्हाट, मोमेंटम। तो इसका मतलब पी वेक्टर को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी इनटू चेंज इन, किस में चेंज आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, जब सेंट्रॉयड ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या आ रहा है, चेंज शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिपीट कर देती हूँ कि टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जो मूव कर रहा है स्पेस में, किसके इक्वल आएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। कॉन्सनट्रेट कहाँ पे हो गया है, सेंट्रॉयड ऑफ द सिस्टम पे, आर बार जो आ गया, having velocity equal to that of the centroid and mass is equal to total mass of the body, right। अब ये आपने लर्न करके रखना है कि लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल डिफाइन हो रहा है। इसी को आप दोबारा से लिख सकते हो कि टोटल मास आ रहा है और वेलोसिटी किसकी यूज़ हो रही है, सेंट्रॉयड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वेलोसिटी है ना, क्यों, क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट, अगर लीनियर मोमेंटम में भी मैं चेंज कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, इसमें चेंज किया तो क्या आ गया, डी पी बाई डी टी, राइट। इसमें एम एज इट इज़, आर बार डबल डॉट, पहले ये वेलोसिटी थी, अब ये क्या बन गई, एक्सेलरेशन बन गई है। तो इसका मतलब at any instant rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum is equal to mass of the system multiplied by acceleration। किसकी acceleration आ रही है बेटे, ये centroid of the system। बस ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वी कैन डिफाइन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू
टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, किसकी एक्सेलरेशन, सेंट्रॉयड ऑफ द सिस्टम की एक्सेलरेशन। अब हम एक और रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, डेफिनेशन कहता है कि सपोज करो एक पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास दिया गया है m, राइट। एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग रही है, इंटरनल फोर्सेस भी उसके ऊपर लगती हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिखते हैं, सपोज करो एक पार्टिकल p दिया गया है मेरे पास, राइट, तो उसका कोई ना कोई मास भी होएगा, राइट। तो किसी पोजीशन से ही हमने उसको डिटेक्ट करना है, तो ताकि पोजीशन वेक्टर मेरे पास r वेक्टर आ पाए। तो जब पार्टिकल मूव कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में या इसमें कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, तो मूव अपने आप तो नहीं कर सकता, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगेंगी, उसके ऊपर इंटरनल फोर्सेस भी लगेंगी, राइट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इफेक्टिव फोर्सेस। इसी तरह से हम लिखते हैं जनरलाइज्ड, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस आ रही हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस, राइट। अब ये तो मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया था। अब सिस्टम जो है वो मल्टीपल पार्टिकल से बना हुआ है, तो हर पार्टिकल का इंडिविजुअल मास होएगा, अपना पोजीशन वेक्टर होएगा, अपनी वेलोसिटी होएगी। तो सिमिलर इक्वेशन लिखें तो समेशन आ जाएगा, तो वो आ जाएगा समेशन m r डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस एज वेल एज समेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस। तो हमें पता है कि इंटरनल फोर्सेस तो इन नटशेल इनका कोई रोल प्ले नहीं होता, इसका समेशन जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली। क्योंकि फोर्सेस जो है पार्टिकल को बाइंड करके रखनी है, तभी पेन को मैं पकड़ पा रही हूँ। अगर पेन में एक फोर्स इधर ज़्यादा होता, इधर कम होती इंटरनल फोर्सेस का इफेक्ट, तो मैं लिख नहीं पाती, ठीक है। तो इसलिए इंटरनल फोर्सेस तो जो हैं वो अपना रोल प्ले इसमें नहीं करेंगी, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही मैं क्या कर पा रही हूँ, राइटिंग कर पा रही हूँ विद दिस पेन। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का ही रोल प्ले होगा, समेशन m r डबल डॉट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑनली, राइट। तो अब व्हाट इज m r डबल डॉट, m r डबल डॉट क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। What is mass into acceleration? It is change in linear momentum is equals to sum of external forces, right? तो इसका मतलब change in linear momentum is equal to sum of the external forces. शॉर्ट फॉर्म में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, P डॉट, राइट। तो rate of change of linear momentum for a system of particle is equal to vector sum, किसका आ रहा है, external forces acting on the system। इसी का हम स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी क्या आ रही है, अगर सपोज करो ज़ीरो, मतलब पेन जो है वो रेस्ट में है, राइटिंग नहीं हो रही इसके साथ, मोशन में नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या आ जाएंगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी क्या हो गया, ज़ीरो। यही चीज़ है, वही लिखी मैंने। किसी चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इसका मतलब इट इज़ कांस्टेंट थिंग, तभी इसका डिफरेंशिएशन चेंज कोई नहीं आया, ये कांस्टेंट था। तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो किस फॉर्म में आ रहा है, कंजर्व्ड फॉर्म में आ रहा है। तो यही क्वेश्चन जो है वो हमें इस फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है। एट एनी इंस्टेंट if the vector sum of external forces acting on a system of particle is zero, the linear momentum of the system will remains constant throughout the
motion, and this principle is called conservation of linear momentum, right? नेक्स्ट इज़ अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ये हम कल करेंगे। अभी हमने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट जो है वो लीनियर मोमेंटम वाला पढ़ा है, पहले उसी को डाइजेस्ट करो आप लोग। नेक्स्ट हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो इसी के ऊपर बेस्ड अब आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद रीड करोगे, सेकंड भी, थर्ड इज़ अबाउट एंगुलर मोमेंटम, वो अभी आप नहीं करोगे। फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस से वो आप रीड करके देखो। तो एग्जांपल्स में तो अभी नहीं, अभी आप बस इतना करो, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और अपना लीनियर मोमेंटम। तो कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंगुलर मोमेंटम। थैंक यू सो मच।